आपके लिए अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। पहला स्टेप हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग ही क्या होता है। फिर दूसरा स्टेप हमने सीखा कि दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी। फिर हमने सारी बातें करी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। अभी हमें पता ही नहीं डब्ल्यूडीवी होता क्या है, स्ट्रेट लाइन पता है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकल रही है। फिर हमने सीखा कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर हमने सीखा कि अगर एक ही एसेट है, कोई सेल नहीं है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। फिर हमने सीखा कि अगर मल्टीपल एसेट्स हैं, कोई सेल नहीं है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। फिर हमने ये सीखा कि अगर मल्टीपल एसेट्स हैं और उनमें से एक की सेल हो रही है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अकाउंटिंग अभी पूरी हमने उसकी सीखी नहीं, कैलकुलेशन सीख ली थी क्वेश्चन 6 में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेट परचेज भी हो रहे हैं, मल्टीपल एसेट्स हैं। एसेट साल के स्टार्टिंग में भी खरीदा जाएगा, साल के बीच में भी खरीदा जाएगा, और एसेट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसेट बेचा भी जाएगा। बट मैं ये बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट वाइज जो चीज ऐड हो रही होगी दैट वोंट बी मोर देन 10 to 20%, क्योंकि 80% चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के चांसेस वेरी हाई। On 1st April 2019, Gurman Toys purchased a machine for rupees 240 and spent 10,000 on its erection. Erection मतलब installation, machinery के terms में installation of the machinery. On 1st April 19, तो हमेशा क्या आपको समझाया कि dates हाईलाइट करनी चाहिए। 1st April 19 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 1920। On 1st October 19, 1st October 19 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, वो भी 1920 में ही आएगा। On 1st October 2019 an additional machinery costing 1 lakh was purchased, एक और खरीद लिया। On 1st October 21, वेरी मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि सेल भी बीच में हो रही है तो एक और अच्छी चीज हम सीख लेंगे। On 1st October 21, the machinery purchased on 1st April 2019 was sold. सेल हो रही है। ये 1st October 21 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है अनुष्का, 21, 22। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। And on the same date, a new machinery was purchased at a cost of 2 lakh। एक और एसेट भी खरीदा, कोई डाउट, ठीक है। अब show the machinery account first for the first 4 financial years and charge depreciation at 5% per annum। अब उन्होंने आपका एक काम आसान कर दिया, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, इन द सेंस रेट गिवन है, डायरेक्टली रेट से कैलकुलेट करनी है। जो मेथड था डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, नहीं, जब रेट गिवन है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली रेट के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो आप इससे लंबे क्वेश्चंस करके यहां पहुंचे हैं, उतना पोर्शन आपके लिए, उतना पोर्शन इजी हो गया। ध्यान क्या रखना है, कुछ एसेट मिस ना हो जाए, कुछ एसेट मिस ना हो जाए। तो जो मैं ये वर्किंग नोट बना रहा हूं ये ऑप्शनल है, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है, एडवाइजेबल है, इस पे ज्यादा टाइम ना लगाएं, जल्दी जल्दी से। वर्किंग नोट नंबर 1, मशीनरी परचेज्ड, कि बस गलती ना हो, M1, M2, M3 तीन मशीन खरीदी, क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन 2 बार रीड कर लेते हैं ना तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। 1st October 19, लेस देन 1 मिनट लगा के 1st October 21, M1, M2, M3, तो ये कहाँ आएगा 1920 में, ये कहाँ आएगा 1920 में, ये कहाँ आएगा 21, 22 में। कितने की खरीदी, 240 प्लस 10, 250, 1 लाख और 2 लाख। तो वर्किंग नोट नंबर 1 आपका एसेट परचेज्ड हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2, मशीनरी सोल्ड ऑन फर्स्ट, क्योंकि आपके पास तो 3 मशीनरी हैं, कौन सी बेची लैंग्वेज हमें बताएगी। ऑन 1st October 21 द मशीन परचेज ऑन 1st April 2019 was sold for 143। तो मैंने क्या बेचा, एसेट परचेज ऑन 1st April मतलब M1 बेची, कब बेची 1st October 21 को बेची,
सेल वैल्यू क्या है 143। कैलकुलेशन वाइज तो बस अब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना ही बचा है। अब हम अकाउंटिंग शुरू करेंगे, यहाँ जगह छोड़ देंगे, अकाउंटिंग शुरू करेंगे। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? वर्किंग नोट नंबर 1 and 2 प्योरली ऑप्शनल बट एडवाइजेबल। चल, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पहला साल ही क्या है 2019-20 मैं थोड़ा तेज चलूंगा ताकि आपको ये बताऊं कि आपको हाथ तेज चलाने पड़ेंगे डेप्रिसिएशन में, वो अपने आप में एक लेंथी क्वेश्चन होता है। इजी, कंसंट्रेशन वेरी हाई लेवल रिक्वायर्ड, बट स्पीड तेज नहीं होगी, अलॉटेड टाइम में कर ही नहीं पाओगे, तो हाथ तेज चलाना है। मशीनरी अकाउंट, पहला एसेट कब खरीदा April 1, वेरीफाई करेंगे April 1 1920 2,50,000। तो टू बैंक अकाउंट, दो ट्रांजैक्शंस थी, तो ब्रैकेट्स में हमें क्या करना चाहिए 240 प्लस 10,000 कितना 2,50,000। क्या 1920 में कुछ और हुआ? 1920 में आपने एक और एसेट खरीदा। कब खरीदा? 1 अक्टूबर। तो ये ध्यान रखना है, October 1 टू बैंक अकाउंट। पहले क्या खरीदा था M1, अब क्या खरीदा M2। M2 कितने का खरीदा 1 लाख। अभी तक किसी को कोई डाउट? क्या इस साल कोई और एसेट खरीदा? नहीं खरीदा। तो अब क्या होगा, बुक्स क्लोज होंगी। अगर और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, या तो एसेट खरीदेंगे या बेचेंगे। जितने खरीदने थे खरीद लिए, इस साल कोई और नहीं बेचा, तो अब बुक्स क्लोज होंगी। बुक्स क्लोज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर? March 31st बाय डेप्रिसिएशन, M1। अब ध्यान से देखना, ये आपको वर्किंग में दिखाना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। एसेट कितने का 2,50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, 1 अप्रैल है तो पूरे साल का 2,50,000 का 10% कितना होता है 25,000, तो हाफ क्या हो जाएगा 12,500। कोई डाउट? M2 आपने कब खरीदा 1 लाख इंटू 500 तो होगा, आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है। रेट क्या है 5% पर एनम, तो 5% पर एनम है, तो 6 मंथ्स का क्या हो जाएगा उसका हाफ। 1 लाख का 10% क्या होता है 10,000, तो 5% क्या हो जाएगा 5,000। 5,000 होगा पूरे साल का, 6 महीने का कितना हो जाएगा 2,500। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में किसी को डाउट? क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा? M1 रेफरेंस के लिए 250 माइनस 12,500, वैल्यू क्या हो जाएगी 237,500। M2 1 लाख माइनस 92,500 कितना 97,500, तो 97,500 मतलब 335,000, 335, 237,500 प्लस 97,500, 3,35,000। ईयर 1 की कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट? परचेज करा, डेप्रिशिएट करा, क्लोज करा। नाइनटीन ट्वेंटी सुन रहे हो बेटा? आप नहीं कर पाओगे ऐसे जैसे चल रहा है। 1920 2021 April 1 टू बैलेंस BD M1 M2। M1 कितना 237, 237,500, 97,500, 335। 2021 में कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट जो एसेट आपने खरीदा है 21-22 में खरीदा है, तो 2021 में कुछ नहीं हुआ। सेल भी कब हुई है 21-22 में हुई है, तो 2021 में कुछ नहीं हुआ। एसेट तो यूज हुआ, तो एसेट
डेप्रिशिएट होगा बाय डेप्रिसिएशन, M1 M2। स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो 2,50,000 का 5%, अब मुझे दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा, 12,500, और 1,00,000 का 5% कितना? 5,000। समझ आया कैसे है? आप कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, बट क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं तो, लेकिन यहाँ तो 2,500 था। एसेट 1 अक्टूबर को खरीदा था, पिछले साल आपने 6 महीने के लिए यूज किया था, इस साल आपने पूरे साल यूज किया है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M1 M2। M1 237,500 minus 12, 225, 97,500 minus 5, 92,500, 92,500, 355, 327, 500, 290, 310, 317, sorry, 317, 317,500। कोई भी डाउट अभी तक? अब ध्यान से देखना बेटा, अभी तो चलो पहले इसको मैं क्लोज कर दूं। थर्ड ईयर 21-22, 2021-22, 2021-22, थर्ड ईयर, इसी साल एसेट बेचा है, इसी साल में एसेट बेचा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जब हम एसेट को बेच रहे हैं, जब हम एसेट को बेच रहे हैं, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ध्यान से देखेंगे, कंटिन्यू करूंगा। वो एक छोटा सा स्टेप ऐड हो रहा है। साल शुरू हुआ April 1 to balance BD, M1 225, M2 92,500, 317, 500। 21-22 में क्या हमने कोई नया एसेट खरीदा? बिल्कुल खरीदा, बट एसेट खरीदने से पहले एक एसेट बेचा। बट सर सेम डेट तो हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कोई नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली, कैलकुलेशन वाइज, बट सीक्वेंस की बात करें तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है ना, तो उन्होंने लैंग्वेज हमें बता रही है कि ऑन 1 अक्टूबर मशीनरी परचेज वाज सोल्ड एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज। तो मतलब लैंग्वेज पढ़ के पता चल रहा है कि पहले बेचा फिर खरीदा। मैथमेटिकली कोई मतलब कैलकुलेशन वाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट सीक्वेंस वाइज पहले एसेट बेचा है तो प्लीज पहले एसेट बेचेंगे। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने 1 अप्रैल 21 तक का तो बैलेंस निकाला हुआ है, तब तक का एसेट डेप्रिशिएट भी हुआ है, लेकिन एसेट तो बेचा है 1 अक्टूबर को, एसेट तो बेचा है 1 अक्टूबर को। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो गेन और लॉस निकालने के लिए ना आपको दो चीजें कंपेयर करनी होती हैं। कौन सी दो चीजें कंपेयर करनी होती हैं? एक सेल वैल्यू और एक बुक वैल्यू। सेल वैल्यू तो गिवन है 143, बुक वैल्यू किस डेट की चाहिए होती है? ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल। कब बेचा है हमने? 1 अक्टूबर 21। और बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आपके पास 1 अप्रैल 21 की तो बुक वैल्यू है, बट क्योंकि एसेट आप अक्टूबर में बेच रहे हैं तो आपने कुछ महीने और यूज किया होगा, तो पहले उतना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। सिंपल सी बात है, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे इतना स्ट्रेस कर रहा हूं। एसेट क्यों, अगर 1 अप्रैल को एसेट बेच दिया होता ना तो कुछ नहीं, आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं, हम सीधा सेल दिखा रहे होते। हमने एसेट बेचा है 1 अक्टूबर को जाके, तो मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आपने 6 महीने पहले और यूज करा एसेट, फिर बेचा, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन पहले चार्ज होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अक्टूबर 1,
बाय डेप्रिसिएशन। किसकी? M1 की। M1 की डेप्रिसिएशन 250 का 5% फॉर 6 मंथ्स, तो कितना? 12,000 अपना 250 का 10% होता है 25,000, 25,000 का हाफ होता है 12,500, 6250, 6250। समझ आया क्या हुआ? अब बुक वैल्यू निकालेंगे। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? 225 माइनस 6250। बट सर बुक वैल्यू का फॉर्मूला तो होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, मतलब जब आपने खरीदा था तब से लेके आज तक उस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। तो आपके पास 1 अप्रैल 21 की वैल्यू तो ऑलरेडी है, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट में से 3 साल के डेप्रिसिएशन ना माइनस करके 1 अप्रैल 21 की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी थी। इस साल एडिशनल, इसको क्या बोलते हैं हम? एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल मतलब कि जो ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है उसके अलावा 6250, तो 6250 मतलब 119, 1,18,750, 124, 127। कोई भी डाउट? क्लियर? 118,750। तो 118,750 की चीज आपने कितने की बेची? 143। अभी तक कोई डाउट किसी कैलकुलेशन में? प्लीज पूछेंगे, अगर डाउट है तो। नहीं पूछेंगे तो इम्पॉसिबल आगे कर पाओगे। वो तो अभी बेच रहे हैं, बेच रहे हैं M2 नहीं, तो जो एसेट बेच रहे हैं उसका निकलेगा साल के बीच में। अगर साल के बीच में बेच रहे हैं, M2 तो अभी यूज हो रहा है, तो वो तो जब बुक्स क्लोज होंगी एट द एंड ऑफ द ईयर तब निकलेगा उसका। साल के बीच में मैं क्यों एडजस्टमेंट कर रहा हूं? क्योंकि एसेट बेच रहा हूं, तो मुझे पता करना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। M2 तो मैं यूज कर रहा हूं, वो मैं बेच ही नहीं रहा, तो उसकी साल के बीच में नहीं निकलेगी, उसका नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर निकलेगी। हाँ 218 ही है वो, ध्यान से देखो। और बताओ, कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, वो 218 ही है, तो गलती से वो नीचे आ जाता, पकड़ लेते अभी हम उसे, बट यस, एरर। ध्यान से देखेंगे, पहले निकलेगी एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर साल के बीच में एसेट बेच रहे हैं, उसके बाद सेल का प्रोसेस शुरू किया जाए। एसेट बेचा, पैसे आए, कितने पैसे आए? ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 143। तो यहां पे हमेशा क्या आएगी? सेल वैल्यू। यहां पे हमेशा क्या आएगी? सेल वैल्यू। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 218 की चीज 143 में बेची, तो डेफिनेटली लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ? 2,18,750 माइनस 1,43,000, तो 57 तो यहां से आ गए, 67, 75, 750, 75, 750, 70 का मतलब 210, 5 मतलब 18, 218, 75, 750। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, खास आपके लिए, जब एसेट बेचते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? जब एसेट बेचते हैं तो FYI, for your information, not the part, not a part of the answer. एसेट बेचते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। पैसे कितने आए? 143। पैसे कितने आए? 143। एसेट कितने का था? यहाँ पे हमेशा क्या आती है? बुक वैल्यू। एसेट कितने का था? 218,750। ये तो मैच ही नहीं कर रहा, तो क्या आता है यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हुआ? 75,750, 75,750। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो एसेट अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया हमने, कितने से? सेल वैल्यू से, सेल वैल्यू से। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ
अगर लॉस हुआ होता तो एसेट के क्रेडिट साइड पे आ रहा होता, अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहां पे आएगा। लॉस हुआ है ना हमारा, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है ना, तो यहां पे आएगा October 1 बाय 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 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी बोल रहा है गुरमान टॉयज, कुछ नहीं मेंशन ना। कंपनीज बनाती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनीज कंपनीज बनाती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर ऊपर क्वेश्चन लिखो ना एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, कंपनी के नाम के आगे अगर लिमिटेड लिखा है ना तो वो कंपनी है। कुछ नहीं लिखा तो हम अज्यूम करेंगे कि पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप होगी। बट ये स्टेप तब अप्लाई करना जब आपको ऐसा कुछ बोला हो, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। टेक्निकली टेक्निकली कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बनाते हैं तो उनका पीएनएल अकाउंट लॉस। सर ये एसेट के क्रेडिट साइड पे क्यों आ गया? आपके सामने जर्नल एंट्री है, एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 218,750 से, बाय बैंक अकाउंट 143, बाय पीएनएल अकाउंट 75,750। तभी तो एसेट में से 218,750 खत्म होगा। बात समझ आई? इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, कर रहा हूं मैं आगे, बट मैं कह रहा हूं कि ध्यान देना है सेल की कैलकुलेशन पे। वो रिलेटिवली इजियर बात है, वो तो प्योर लॉजिक है। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन, सेल वैल्यू बुक वैल्यू कंपेयर करनी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है उसकी प्रेजेंटेशन, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी प्रेजेंटेशन, कि हमें दिखाना कैसे है लेजर अकाउंट में। बाकी कहानी नॉर्मल है। हमने एक और एसेट खरीदा, वो चलती आ रही है। M3 खरीदा, M3 कितने का खरीदा? 2 लाख का, वेरीफाई कर लेंगे। अनदर एसेट 2 लाख, ठीक है जी। एक और एसेट खरीदा 2 लाख का, और तो कुछ नहीं खरीदा बेचा। बुक्स क्लोज होंगी March 31 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। M1 बेच चुके हैं तो M1 खत्म, M1 एग्जिस्ट नहीं करता। M2 M3, M2 की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1 लाख का 5%, वो तो ओरिजिनल कॉस्ट पे चल रहा है। M3 हमने इस साल खरीदा है, तो M3 की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? 2 लाख का 5%, अक्टूबर में खरीदा है 6 मंथ्स, तो 2 लाख का 5% 10,000, और 10,000 का हाफ कितना? 5,000। तो 2 लाख का 10% 20, हाफ हो गया 5। ठीक है, क्लोज करेंगे March 31। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M2 M3, M2 M1 तो बिक चुका है, M2 92,500 माइनस 5 87,500, 2 लाख माइनस दिस 195, 282 और 382, 282, सॉरी क्या हो रही है, 282 500, 190 270 282 500। अभी 3 साल हुए हैं, उन्होंने 4 साल का बनाने के लिए बोला है, तो ये क्या है 21 22। तो फोर्थ ईयर बस आपकी पेशेंस चेक करेगा और कुछ नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो है नहीं। 517 500, 517, मतलब आधे बच्चे यहां तक दम तोड़ चुके होते हैं। ठीक है ना, कि क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, खत्म। डेप्रिसिएशन बड़ी कॉमन सी बात है, यू लूज ट्रैक ऑफ द स्टोरी एंड यू गिव अप एंड यू गेट 20% मार्क्स। डेप्रिसिएशन में पूरे लाना एक बड़ा मजेदार चैलेंज होगा आपके लिए, मैं बता रहा हूं आपको। तो मतलब कुछ चैप्टर्स तो होंगे ना जो चैलेंजिंग होंगे, वही तो डिफरेंशिएट करेंगे एवरेज और अबव एवरेज में। तो दिस इज वन ऑफ देम, दिस इज वन ऑफ देम। डेप्रिसिएशन हर एक बच्चा अलॉटेड टाइम में नहीं कर पाता। द ओनली रीजन इज लैक ऑफ प्रैक्टिस, दिस डिमांड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट डिफिकल्ट।
मतलब वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि इतना ब्रेक कर दिया है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम मतलब तो आप दिन में 15-20 मिनट भी नहीं पढ़ रहे, दैट कैन बी द ओनली रीजन की एवरेज 20 मिनट की भी नहीं दी आपने रिवाइज करने की, जो हो चुका था उतने में ही हो रहा था, इतना आराम आराम से इतना छोटा छोटा पार्ट्स में कराया गया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो तो फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग, हाँ हमें समझ आ रहा है क्या हो रहा है। सेकंड होता है हम कर पा रहे हैं अपने आप विदाउट एनी टाइम कंस्ट्रेंट। थर्ड होता है कि विद इन द अलॉटेड टाइम हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो स्टेज 3 बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, मार्क्स भी वही ला पाते हैं। मतलब कुछ बच्चे तो 70 का अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते 80 में से पेपर, और कुछ बच्चे 70 मार्क्स लाते हैं। तो ये फर्क इसी वजह से होता है कि उन्होंने बार बार प्रैक्टिस करी होती है सेम चीज। कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ्यूचर आपके हाथ। 21-22 लास्ट ईयर, 22-23 उसके बाद मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। 22-23 जब लास्ट ईयर शुरू हुआ तो पहले से क्या था, टू बैलेंस BD। हमारे पास M2 एंड M3 थे। M2 कितने का था 87,500, M3 कितने का था 195, 282,500। 22-23 में क्या हमने कोई नया एसेट खरीदा, नहीं, ना तो खरीदा ना बेचा। काम की बात पे आते हैं, डेप्रीशिएट हुआ। डेप्रीशिएट M2 M3, M2 की डेप्रीसिएशन बचपन से निकाल रहे हैं 5,000, M3 की डेप्रीसिएशन 2 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, 2 लाख का 5% 10,000। कोई भी डाउट क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सॉल्व करना तो छोड़ो, अलॉटेड टाइम में अभी आप कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो डेप्रिसिएशन कितना लेंथी होता है, कि अगर ध्यान ध्यान से कॉपी भी करेंगे ना, अलॉटेड टाइम कैसे पता चलेगा सर, ये आपको मैक्सिमम 8 मार्क्स का आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 6 का भी आ सकता है, 6 के आने के चांसेस वेरी हाई कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में दे देंगे। 6 मार्क्स का मतलब होता है 15 मिनट्स एवरेज टाइम के हिसाब से। एवरेज कि मतलब 15 मिनट्स में नहीं हुआ ना तो आप टाइम लूज कर रहे हैं और पेपर छूटेगा। 8 मार्क्स के लिए 18 मिनट्स लगा लेते हैं, ठीक है ना, 18 to 20 मिनट्स। मैं कह रहा हूँ कॉपी करने में लगेंगे 20 मिनट्स। तो आप ये सोचो कि आपको आधी चीजें खुद, मतलब आधी क्या, जब खुद सॉल्व करोगे तो मजेदार चीज है। रिस्पेक्ट करें इस चैप्टर को, वरना बहुत टाइम बर्बाद होगा। 180, 260, 267, 500, 270, 282, 500, ठीक है जी। 282, 500, 282, 500, 22-23, 23-24। April 1, सर क्या हो गया, 4 साल की तो था। वो बस आपको कैरी फॉरवर्ड करके दिखाना चाहिए। M2 82,500, 185, 267,500। ओके। बड़ा बुरा लगता है जब इतनी देर बाद पता चलेगी कि ओहो गलती हो गई। और मतलब आप सोचो, गलती कुछ भी हो सकती है। गलती ऐसा हो सकता है कि आपने 1 लाख पे भी ना पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दी। नॉर्मल एरर कि जल्दबाजी में जल्दी करना था, जल्दी करना था सर, अलॉटेड टाइम में करना है। अरे अलॉटेड टाइम में करने का मतलब ये थोड़ी ना कि गलत करते करते आगे मतलब कुछ चलते हुए चलेंगे लोगों को, नहीं। और सोचो फर्स्ट ईयर में गलत 0 मिल सकता है, क्योंकि हर साल का क्लोजिंग बैलेंस गलत ही निकाल रहे हैं। हर साल का बैलेंस गलत निकाल रहे हैं, वो 0 दे सकते हैं। डेप्रिसिएशन में बहुत हाई लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए, तो जिसका फोकस क्लियर है डेप्रिसिएशन वही कर सकता है। उसके अलावा आपको मतलब स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, अमंग अदर रिक्वायरमेंट्स।